आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में उसका जो बेसिक मैकेनिज्म था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, एनर्जी प्रोफाइल, ये सब आपको अपलोड किया है, समझाया है। आज का जो सेशन है ये ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी पर आधारित है। जब भी आप बेंजीन कंपाउंड में एक ग्रुप लगाते हैं, आपने बेंजीन की रिंग ले ली, उसमें एक ग्रुप लगा दिया, यानी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की जब बात करते हैं तो इस ग्रुप का काफी प्रभाव पड़ता है। वो प्रभाव जैसे इलेक्ट्रोफाइल का आप इस पर एडिशन कराने जा रहे हैं तो ये ग्रुप डिसाइड करेगा कि ये इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पर आके जुड़ेगा, ऑर्थो पैरा पर कि मेटा पर। ये उसकी डायरेक्टिंग पावर होगी, किसकी? उस ग्रुप की जो बेंजीन रिंग से जुड़ा है। इसको ओरिएंटेशन बोलते हैं, ये पढ़ेंगे आज। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, वो है रिएक्टिविटी। यानी जब आपने ग्रुप को बेंजीन रिंग के ऊपर लगाया है तो इस ग्रुप ने इस कंपाउंड को ज्यादा रिएक्टिव बनाया है बेंजीन की तुलना में कि कम रिएक्टिव बना दिया बेंजीन की तुलना में, ये हम रिएक्टिविटी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो चलिए कैसे चीजें कंट्रोल होती हैं, कैसे ओरिएंटेशन कंट्रोल होता है, रिएक्टिविटी कंट्रोल होती है, इसके बारे में जानते हैं। तो बच्चों यहां पर देखिए, सबसे पहली चीज कि बेंजीन के आपने ऊपर एक ग्रुप ये लगाया है जिसकी हम ओरिएंटेशन और रिएक्टिविटी की चर्चा करेंगे। इसके अगल बगल जो दो पोजीशंस हैं इनको ऑर्थो, नेक्स्ट जो अगल बगल हैं इनको हम मेटा, और लास्ट में सबसे दूर वाली जो पोजीशन है इसको पैरा बोलते हैं। अब अगर हम लोग ओरिएंटेशन, जैसा कि हमने आपको बताया, ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो, पैरा और मेटा पर जोड़ेगा, तो कहां उसका रुझान ज्यादा रहेगा, कहां उसको ऐड करने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी, उसको हम ओरिएंटेशन बोलते हैं। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है, जब आप ग्रुप को जोड़ते हैं तो उससे रिएक्टिविटी भी प्रभावित होती है। तो एक बात तो है कि वो ओरिएंटेशन को कंट्रोल करता है, अगली बात है रिएक्टिविटी। यानी इस ग्रुप को लगाने पर अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इवेंचुअली, तो उसकी जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ जाती है और ऐसे ग्रुप को हम एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। तो अगर ग्रुप के लगाने से रिएक्शन फास्टर हो गया तो हम जी को किस ग्रुप में रखते हैं? एक्टिवेटिंग ग्रुप में रखते हैं, जैसे OH, NH2, CH3 एटसेट्रा। अगर आपने ग्रुप को लगाया और रिएक्टिविटी, रिएक्शन करने की जो रफ्तार है वो स्लो हो जाती है, तो ऐसे ग्रुप को हम लोग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की संज्ञा देते हैं, जैसे कि NO2, CHO एटसेट्रा। बच्चों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो अब आपको हम बता दें, जो आपको बहुत महत्वपूर्ण है। जो पहला पॉइंट है वो ये है, जब भी हम लोग ओरिएंटेशन बोलते हैं तो ध्यान रखेंगे, हम बोलते हैं कि प्रीडोमिनेंटली, नॉट एक्सक्लूसिवली। तो आपको ये ऑप्शन में पूछा जा सकता है, जैसे कोई मेटा डायरेक्टिंग है तो हम ये बोलते हैं कि मेटा वाला प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंट होगा। ऐसा नहीं कि सारा का सारा 100% मेटा प्रोडक्ट होगा, वो एक्सक्लूसिव नहीं होता है, प्रीडोमिनेंट होता है। इसका उदाहरण लें, अगर आपने नाइट्रोबेंजीन लिया, यानी बेंजीन पर NO2 ग्रुप जोड़ा और इस पर नाइट्रेशन करवाया, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया, तो आपका जो प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट होता है वो मेटा होता है 93%। यानी NO2 ग्रुप जो लगा है वो मेटा डायरेक्टिंग है, लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है, 100% मेटा प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, वो 6% ऑर्थो और 1% पैरा भी देता है। तो वहां डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन एक पर रुझान ज्यादा होता है, वही डायरेक्टिंग पावर कहलाती है। अगली जो इंपॉर्टेंट बात है बच्चों वो है हाउ टू डिसाइड ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी। तो जब भी हम कोई ग्रुप लगाते हैं
तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग है, एक्टिवेटिंग है, डीएक्टिवेटिंग है, ये कैसे डिसाइड करते हैं? ये हम डिसाइड करते हैं जब आपने इलेक्ट्रोफाइल का उस कंपाउंड पर अटैक कराया, तो हमने आपको मैकेनिज्म में बताया है कि जो पहला स्टेप होता है जहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाता है, एरोमेटिसिटी लॉस होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है। वहां पर जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन रहा है इंटरमीडिएट, उसकी स्टेबिलिटी पर सारा दारोमदार होता है। अगर हम बोलते हैं कोई ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो इसका मतलब यदि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पर या पैरा पर जाकर जुड़ेगा, तो इससे जिस सिग्मा कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा वो ज्यादा बेहतर होगा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी बनस्पत अगर आपने मेटा पर अटैक कराया होता। अगर हम बोल रहे हैं मेटा डायरेक्टिंग है, तो मेटा पर जब आप अटैक कराएंगे और तब जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा वो रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू अगर आपने अटैक ऑर्थो पर या पैरा पर करवाया होता। तो ओरिएंटेशन पावर इज बेसिकली ऑल अबाउट कि जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स इससे बनेगा वो स्टेबल है कि नहीं है। अगली चीज, रिएक्टिविटी, सिग्मा कॉम्प्लेक्स जितना स्टेबल होगा रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। जब भी रास्ते में पड़ने वाले इंटरमीडिएट स्टेबल होते हैं तो वो रिएक्टिविटी को आमतौर पर इनहैंस करते हैं। तो अगेन सिग्मा कॉम्प्लेक्स का महत्वपूर्ण योगदान है। तो जितना ज्यादा स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स होगा उतना ज्यादा रिएक्टिविटी फास्ट होगी। यहां पर हम आपको एक बात जोड़ना चाहेंगे रिएक्टिविटी में, जब आप कोई ग्रुप बेंजीन से लगाते हैं और अब इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करता है, ऑर्थो पैरा पर करे चाहे मेटा पर, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है। बच्चों अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो हम इसको एक्टिवेटिंग बोलते हैं और ये रिएक्टिविटी को बढ़ाता है। क्यों? उसका कारण ये है कि हमारा जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, कार्बोकैटायन होता है, वहां इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर आप इस कमी को पूरा करते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, एक्टिवेटिंग है, जैसे CH3, OH, NH2, तो वो जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स में बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन की क्राइसिस आई हुई है उसको सेटिस्फाई करता है, उसको पूरा करता है, जिससे सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और जितना स्टेबल होगा वो उतना उसके बनने की टेंडेंसी बढ़ेगी, रिएक्शन फास्टर होगा। तो इसीलिए बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप रिएक्शन को फास्ट कराते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर ग्रुप जो है वो डीएक्टिवेटिंग है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला है, तो भाई सिग्मा कॉम्प्लेक्स में खुद ही बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन की क्राइसिस हो रखी है, इलेक्ट्रॉन का सूखा पड़ा है, और उस पर भी वहां से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो उसकी हालत बद से बदतर हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स हाईली अनस्टेबल हो जाएगा और कोई भी अनस्टेबल प्रोसेस एक टेंडेंसी के साथ, एक रफ्तार के साथ फिर नहीं हो पाएगा और रिएक्शन की रेट स्लो हो जाएगी, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बैकग्राउंड है, जिसके आधार पर ये टॉपिक हम लोग डेवलप करते हैं। अब हम लोग कुछ और बहुत महत्वपूर्ण बात डिफरेंट ग्रुप्स के डिफरेंट पावर्स के आधार पर हम लोग कुछ बात करते हैं नोट के रूप में। पहला, अगर ग्रुप डीएक्टिवेटिंग है यानी उसके पास -m इफेक्ट है, -I इफेक्ट। अब बात समझें, माइनस का मतलब होता है निकालना, प्लस का मतलब होता है देना। अगर ऐसा ग्रुप है जो मीजोमरिक इफेक्ट से भी इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग से निकाल रहा है, इंडक्टिव से भी इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो दो हाथ होते हैं और दोनों से आप लूट रहे हैं, निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग से, तो स्वाभाविक सी बात है इलेक्ट्रॉन की क्राइसिस हो जाएगी। तो जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स होगा वहां पर ही बहुत ज्यादा क्राइसिस होगी, तो वो हाईली अनस्टेबल होगा और ऐसे केस में रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। इसीलिए हमने इसको क्या बोला है? डीएक्टिवेटिंग, यानी ये रिएक्टिविटी को लो करने वाले। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? ये हमेशा मेटा डायरेक्टिंग होते हैं।
यानी अगर आपने ऐसा ग्रुप लगाया है जो माइनस एम इफेक्ट लगाता है, माइनस आई लगाता है, दोनों हाथों से इलेक्ट्रॉन खींचता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स को बुरी तरीके से अनस्टेबल करेगा, तो लेस रिएक्टिव तो होगा ही, डीएक्टिवेटिंग तो होगा ही, साथ में आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को हमेशा मेटा पर लगाएगा। तो यहां पर हमने रिएक्टिविटी की भी बात कर ली और ओरिएंटेशन की भी बात कर ली। रिएक्टिविटी डीएक्टिवेटिंग और ओरिएंटेशन मेटा। तो जितने भी माइनस एम माइनस आई, जितने भी डीएक्टिवेटिंग हम नहीं बोल रहे हैं, जितने भी डीएक्टिवेटिंग जो माइनस एम और माइनस आई लगाते हैं, ऐसे भी डीएक्टिवेटिंग आपको मिलेंगे जो प्लस एम और माइनस आई लगाते हैं। हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे डीएक्टिवेटिंग की चर्चा कर रहे हैं जो दोनों हाथ से खींच रहे हैं, वो हमेशा मेटा होते हैं। जैसे कि NO2 हो गया, CN हो गया, CHO हो गया, SO3H हो गया, एटसेट्रा। ऐसा क्यों बच्चों? तो इसके लिए हमने यहां एक एक्सप्लेनेशन बच्चों आपको दिया है। जैसे CHO की अगर बात करें तो बच्चों ये मीजोमरिक से भी खींचता है और इंडक्टिव से भी खींचता है। इंडक्टिव से देखिए सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन की क्राइसिस कर देगा बेंजीन रिंग में। और मीजोमरिक से देखिए डबल सिंगल डबल, तो डबल सिंगल डबल होता है तो हमने आपको बताया है डबल उधर शिफ्ट करिएगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इधर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये डबल इधर शिफ्ट होता है और ये रिंग का डबल फिर इधर शिफ्ट होता है और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलता है। और ऐसा करने से ही आप देख रहे हैं प्लस चार्ज कहां पर आ गया, ऑर्थो पोजीशन पर। फिर देखिए प्लस सिंगल डबल, तो फिर ये डबल इधर शिफ्ट होगा और ये प्लस चार्ज अब देखिए पैरा पोजीशन पर आ गया। फिर आप देखिए प्लस सिंगल डबल, तो आप डबल को इधर शिफ्ट करें तो देखिए फिर से ऑर्थो पोजीशन पर प्लस आ गया। तो आपने यहां पर क्या देखा कि अगर माइनस एम ग्रुप है तो वो ऑर्थो पोजीशन और पैरा, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर विशेष तौर पर इलेक्ट्रॉन का क्राइसिस क्रिएट कर रहा है। इलेक्ट्रोफाइल इन सारी बातों को देख रहा है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन का चोर है, वो ऐसी जगह जाके क्यों अटैक करेगा जहां पर खुद ही इलेक्ट्रॉन का सूखा पड़ा है, क्राइसिस है, इसीलिए कभी वो ऑर्थो पैरा पर अटैक नहीं करता है। अगर आप यहां देखें मेटा पर कभी भी रेजोनेंस से प्लस चार्ज नहीं आया है। इस बात को इलेक्ट्रोफाइल गौर कर रहा है, वो देख रहा है कि ये जो रिंग है इससे इवेंचुअली इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, मतलब वो समझ गया है कि हम जिसके घर चोरी करने आए हैं वो बहुत पैसे वाला नहीं है, वहां पर पैसे की टोटल क्राइसिस है। लेकिन वो उन जगहों पर तो बिल्कुल नहीं जाएगा जहां पर बहुत क्राइसिस है, जैसे कि ऑर्थो और पैरा। तो टोटली बात करें तो रिंग में क्राइसिस है CHO की वजह से, क्योंकि डीएक्टिवेटिंग है। उस पर भी ऑर्थो पैरा पे जबरदस्त क्राइसिस है, लेकिन मेटा पर नहीं है उतनी क्राइसिस, क्योंकि वहां प्लस चार्ज नहीं आ रहा है। तो अपना जो इलेक्ट्रोफाइल है वो चालाक है, वो ऑर्थो पैरा पर कभी जाकर चोरी नहीं करेगा, अटैक करेगा नहीं। वो कहां पर अटैक करेगा, मेटा, जहां रिलेटिवली ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसलिए ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है बच्चों ऐसे ग्रुप जो एक्टिवेटिंग होते हैं। ध्यान रखें, एक्टिवेटिंग चाहे जैसे भी हो, नेट वो इलेक्ट्रॉन देना चाहिए। तो नेट इलेक्ट्रॉन आप कैसे दे सकते, हालात क्या हैं देखिए। प्लस एम प्लस आई, पहले हालात एक्टिवेटिंग होने के हालात दिए, ये भी ऑप्शन में पूछ सकता है मोर देन वन में। तो पहले हालात आप दोनों हाथ से दे। देखिए अभी जो हमने केस डिस्कस किया वो दोनों हाथ से खींच रहा था, तो एक्टिवेटिंग का तो कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि जब आप दो हाथ हैं आपके, दोनों से खींचेंगे तो हमेशा डीएक्टिवेटिंग होंगे, और अगर आप दोनों से देंगे तो हमेशा एक्टिवेटिंग होंगे। रिंग के पास इलेक्ट्रॉन की हमेशा एफिशिएंसी होगी, ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों से आप दे रहे हैं, तो आपको तो एक्टिवेटिंग होना ही है। जब केस प्लस एम और माइनस आई का आता है, मतलब एक हाथ से दें और एक से लें, तब दो केस बनेगा, या तो आप ज्यादा देंगे या तो ज्यादा लेंगे, क्योंकि उल्टा काम कर रहे हैं ना। तो अगर आप एक्टिवेटिंग है तो आप समझ जाइए कि आप नेट दे रहे हैं। तो प्लस एम क्या हो गया, ये देने वाला हाथ है, माइनस आई क्या हो गया, लेने वाला है। लेकिन अगर देने वाला बड़ा है और लेने वाला छोटा है तो नेट क्या होगा, आप देंगे। मान लीजिए 100 रुपए दे रहे हैं, 50 रुपए ले रहे हैं, तो नेट तो 50 रुपए दे दिए ना रिंग को। तो ऐसे केस भी एक्टिवेटिंग होते हैं, जैसे OH NH2, ये सारे माइनस आई होते हैं लेकिन प्लस एम भी होते हैं,
और इनका प्लस एम जो होता है वो माइनस आई पर बहुत भारी होता है, देते जाता है ज्यादा है, लेते कम है, तो ये एक्टिवेटिंग होते हैं। अगला जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वो इंडक्टिव से देते हैं और हाइपर कॉन्जुगेशन से भी देते हैं, वहां पे प्लस एम इफेक्ट नहीं होता है, वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। तो ये सारे एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं, ये हमेशा हमेशा क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। उदाहरण OH, NH2, CH3, NR2 एटसेट्रा। अब देखिए ऐसा क्यों, ये देखिए हमने NH2 का एक उदाहरण लिया है। NH2 का ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये इधर आया, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, तो आप देख सकते हैं ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आया कि नहीं आया, माने इलेक्ट्रॉन की बहुत रिचनेस हो गई। और ये सब इलेक्ट्रोफाइल बैठ के चोरों की तरह देख रहा है, वो जानता है कि इस रिंग में मालामाल है क्योंकि NH2 नेट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो मालामाल घर है, लेकिन वो भी चोर वहीं अटैक करेगा जहां पर तिजोरी रखी है। घर तो मालामाल है लेकिन हर जगह धन बहुत ज्यादा नहीं होगा, जहां तिजोरी होगी वहीं हमला करेगा। तो यहां तिजोरी देखिए ऑर्थो पर आपको दिखी, फिर माइनस सिंगल डबल, तो ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, तो अब देखिए पैरा पोजीशन पर तिजोरी आ गई। फिर देखिए माइनस सिंगल डबल, तो ये बच्चों इधर शिफ्ट करिए, ये इधर शिफ्ट करिए, तो फिर देखिए ऑर्थो पोजीशन पर तिजोरी। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि ये एक ऐसा रिंग था जो मालामाल था, उस पर भी जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है वो बहुत मालामाल है। ये सारी बातें इलेक्ट्रोफाइल देख रहा है, तो क्यों मेटा पर अटैक करेगा, वो जाके ऑर्थो पर अटैक नहीं करेगा, पैरा पर अटैक नहीं करेगा जहां तिजोरियां रखी हैं। इसीलिए ऐसे ग्रुप क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। अगली जो चर्चा है वो चर्चा है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, फ्यू डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर ऑल्सो ऑर्थो पैरा। अभी हमने आपको इसके पहले बताया कि सारे जो एक्टिवेटिंग होते हैं वो सारे के सारे ऑर्थो पैरा होते हैं, सारे जो डीएक्टिवेटिंग होते हैं लेकिन वो सारे मेटा नहीं होते। अगर -m-i है तो मेटा होंगे, लेकिन अगर वो डीएक्टिवेटिंग है +m और -i के साथ तो वो ऑर्थो पैरा होंगे। फिर से सुनिए, सारे डीएक्टिवेटिंग मेटा नहीं होते, मोस्ट ऑफ द डीएक्टिवेटिंग मेटा होते हैं। जो -m -i या सिर्फ -i लगाते हो या सिर्फ खींच रहे हैं, हमेशा डीएक्टिवेटिंग। लेकिन ऐसे ग्रुप जो +m और -i लगाते हैं, जहां पर -i हावी होता है +m पर, माने देते कम है +m से और -i से लेते ज्यादा हैं, तो डीएक्टिवेटिंग हो गए, लेकिन वो ऑर्थो पैरा होते हैं। क्यों होते हैं अभी बताएंगे, क्यों होते हैं बताएंगे। तो ऐसे डीएक्टिवेटिंग जो +m से देते हो, -i से खींचते हो, लेकिन खींचने वाला हाथ ज्यादा तगड़ा है और देने वाला हाथ कमजोर है, तो नेट तो खींच लेंगे, ऐसे ऑर्थो पैरा होते हैं। जैसे हैलोजेंस, NO, स्टाइरीन, CH डबल बॉन्ड CH2 एटसेट्रा। तो ऐसा क्यों होता है इसको हम आपको बताते हैं। इसका देखिए NO का हमने उदाहरण लिया है। ये जो NO है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल सब देख रहा है, वो जानता है कि ये देता भी है और लेता भी है, लेकिन लेने वाला हाथ ज्यादा तगड़ा है। इलेक्ट्रोफाइल इस बात को जानता है, तो जान गया कि ये जो रिंग है इस पे समस्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी, और समझ गया कि हम कंगाल के घर आए हैं। लेकिन अब वो देखता है कि यहां पर क्या पॉसिबिलिटी है। आ तो गए हैं, पैसा तो कम है इस घर में, लेकिन तब भी कहां ज्यादा पॉसिबिलिटी वो खोज रहे। तो आप समझे यहां पर ये जो लोन पेयर है कॉन्जुगेशन में है, लोन पेयर सिंगल डबल, तो लोन पेयर इधर आया और ये डबल इधर शिफ्ट हुआ। तो आप देखिए यहां पर मीजोमरिक इफेक्ट लग गया और उसकी वजह से ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल को नेगेटिव चार्ज दिख गया। अब देखिए फिर माइनस सिंगल डबल, तो फिर ये इधर शिफ्ट हुआ, फिर ये इधर शिफ्ट हुआ। तो आप इस बात को देखिए कि माइनस चार्ज अब कहां आ गया, पैरा पोजीशन पे। फिर देखिए माइनस सिंगल डबल, ये इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट हुआ, फिर ये देखिए। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि ये जो NO ग्रुप है
ये इलेक्ट्रॉन को जो मीजोमरिक इफेक्ट से डोनेट करता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। लेकिन बच्चों इस NO ग्रुप का जो नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉल है फील्ड इफेक्ट से वो ज्यादा होता है, इंडक्टिव से ज्यादा होता है मीजोमरिक की तुलना में, और इसीलिए ये चीज जो होती है नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होती है। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल ने इस बात को देख लिया कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की रिचनेस है रिलेटिवली, तो कहां अटैक करता है? ऑर्थो और पैरा। तो आपको ध्यान रखना है, भले ही डीएक्टिवेटिंग हो, भले ही डीएक्टिवेटिंग है, लेकिन अगर प्लस एम इफेक्ट होगा तो हमेशा ऑर्थो पैरा है, और डीएक्टिवेटिंग है और मीजोमरिक इफेक्ट वहां प्लस एम नहीं है तो हमेशा मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो ये सारी कुछ बातें आपको ध्यान रहे, तो हम आपको रिकैपिचुलेट करा रहे हैं। हर वो ग्रुप जो एक्टिवेटिंग है हमेशा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, माने ऑर्थो पैरा को प्रीडोमिनेंटली बनाएगा, मेटा को बहुत कम बनाएगा। अगला, हर वो ग्रुप जो डीएक्टिवेटिंग है उनमें अधिकांश मेटा होते हैं लेकिन चंद ऑर्थो पैरा भी होते हैं। वो चंद कौन होंगे? जहां पर प्लस एम इफेक्ट होगा और माइनस आई होगा, लेकिन माइनस आई प्लस एम पे भारी होगा इसलिए डीएक्टिवेटिंग होंगे, और अपने प्लस एम की वजह से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, क्योंकि जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है वहां पे प्लस एम से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वो जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है जहां पर प्लस चार्ज आता है उसको सेटिस्फाई करते हैं। तो ये था एक्सप्लेनेशन और ये था मेरा आज का सेशन, जहां पर आज हमने ग्रुप्स के ओरिएंटेशन, रिएक्टिविटी और जो डिफरेंट सेग्रीगेशन है ग्रुप्स का, कि प्लस एम प्लस आई, माइनस एम माइनस आई, प्लस एम माइनस आई, ये सब आज हमने आपको समझाया। अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, जहां हम अगेन आपको ग्रुप्स की पूरी हायरार्की बताएंगे, ग्रुप्स के बारे में उनका कैटेगराइजेशन बताएंगे और चीजों में क्लैरिटी आएगी। तो अगले वीडियो तक आप इसको समझते रहिए, पढ़ते रहिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, और आशा करते हैं आप मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे और एक एक बातों की गहराइयों को समझने का प्रयास कर रहे होंगे। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।